हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल सिर्फ 28 डेज लेटर की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि ये उसे तोड़ के दोबारा लिखता है। यहाँ ये फिल्म ब्रूटल है, हॉन्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि ये होपफुल भी है। जहाँ पहले सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन यहाँ फिल्म एक खतरनाक सवाल उठाती है कि व्हाट इफ ह्यूमैनिटी कभी मरी ही नहीं। ये प्लांट सीक्वल ट्रिलॉजी का सेकंड चैप्टर होने के बावजूद द बोन टेम्पल फ्रेंचाइजी को अब तक के सबसे डार्क और कॉम्प्लेक्स टेरिटरी में ले जाता है। यहाँ कल्ट लीडर्स पैदा होते हैं, इन्फेक्टेड मॉन्स्टर के अंदर इंसान की झलक दिखती है और मोरल चॉइसेस वायरस से ज्यादा डेडली हो जाती है। और फिर क्रेडिट्स रोल होते होते लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर पैराडॉक्सिकली फ्यूचर कभी इतना जिंदा नहीं लगा। तो चलिए एंडिंग को डिटेल में समझते हैं, सबसे बड़े ट्विस्ट से लेके ओरिजिनल फिल्म के कनेक्शंस और फ्रेंचाइजी के फ्यूचर तक। When the infected attack, सबसे बड़ा ट्विस्ट है, रेज वायरस का क्योर पॉसिबल है। दोस्तों पिछले 20 प्लस सालों से रेज वायरस को एक इरिवर्सिबल कर्स माना गया। एक बार इन्फेक्टेड हुए तो बस यू आर गॉन, नो रिकवरी, ना होप, सिर्फ डेथ। तो द बोन टेम्पल इस रूल को तोड़ देता है। यहाँ डॉक्टर कैल्सन, जो पूरी फिल्म में क्वाइटली और मेथोडिकली काम करता रहता है, एंडिंग में फ्रेंचाइजी का सबसे शॉकिंग रिवील देता है कि रेज वायरस परमानेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, शायद क्योर भी। यहाँ कैल्सन का ब्रेक थ्रू उसके रिलेशनशिप से आता है सैमसन के साथ, एक अल्फा इन्फेक्टेड, और सैमसन नॉर्मल इन्फेक्टेड से ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन कैल्सन उसे मारने के बजाय उसे स्टडी करता है, उससे बात करता है और सबसे इम्पोर्टेंट उसे इंसान समझने की कोशिश करता है। सैमसन सिर्फ मास्टर नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे कैल्सन एक डिस्टर्बिंग और होपफुल चीज नोटिस करता है कि सैमसन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो अभी भी कोई है। यहाँ कैल्सन की थ्योरी ये है कि रेज वायरस ह्यूमैनिटी को मिटाता नहीं, बल्कि वो उसे साइकोसिस के नीचे दबा देता है। यहाँ इन्फेक्टेड अपनी ह्यूमैनिटी लूज नहीं करते, बल्कि वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। और फिर फिल्म पहले ही हिंट देती है जब सैमसन एक डेड बॉडी पर सैवेज अटैक करता है और बाद में पता चलता है कि वो बॉडी जिंदा इंसान थी, तो सैमसन क्रूल नहीं था, बल्कि वो डेल्यूजनल था। now, a leap into the unknown. द एक्सपेरिमेंटल क्योर, और वो मोमेंट जो सब बदल देता है। दोस्तों यहाँ कैल्सन एक केयरफुली बैलेंस्ड मेडिकेशन कॉकटेल सैमसन को देता है, लेकिन कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं होता। घंटे बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। ऑडियंस को लगता है शायद ये भी फेल हो गया, और फिर धीरे धीरे सैमसन बदलने लगता है, रेज कम होता है, आंखों का ग्लिच क्लियर होता है, ब्रीथिंग नॉर्मल होती है। और फिर आता है फ्रेंचाइजी का सबसे पावरफुल मोमेंट, सैमसन कैल्सन को उसके नाम से बुलाता है। इसका मतलब एक ही चीज है कि सैमसन को याद है वो कौन था, उसे याद है उसने क्या किया, और उसकी मेमोरीज जिंदा है, उसकी ह्यूमैनिटी बची हुई है। और सबसे टेरिफाइंग बात, सैमसन अपनी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ रिटेन करता है और शायद री इन्फेक्शन से इम्यून भी है। तो एक क्योर्ड अल्फा पूरी दुनिया को बदल सकता है, पर दुनिया कभी इसके बारे में नहीं जानती। दोस्तों अब कैल्सन अपना रिसर्च दुनिया तक पहुंचाने से पहले ही मारा जाता है। यहाँ उसकी डेथ ट्रेजिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो मरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आंसर के साथ अकेला मरता है। शायद उसका रिसर्च अभी भी बंकर में पड़ा हो, मेडिकल नोट्स, हाफ रिटन थ्योरीज के बीच, और सिर्फ एक इंसान हो सकता है जो जाने कि वहाँ क्या देखना है, स्पाइक। इससे क्योर एक टिकिंग टाइम बम बन जाता है। नेक्स्ट फिल्म के लिए क्योर रियल है, पर ह्यूमैनिटी को पता नहीं, और ये डिले लाखों जानों की कीमत ले सकता है। जिम की वापसी, एक जिंदा लेजेंड लौट आता है। दोस्तों जब फिल्म एक क्वाइट ब्लीक नोट पर एंड होने लगती है, तब आता है सबसे इमोशनल रिवील, जिम इज बैक। हाँ, किलियन मर्फी का आइकॉनिक सर्वाइवर 28 डेज लेटर से फाइनल मोमेंट्स में अपीयर होता है। वो आइसोलेशन में रह रहा है अपनी बेटी के साथ। यहाँ इम्प्लीकेशन बिल्कुल क्लियर है, जिम और सेलिन ने सरवाइव किया, शायद शांति भी मिली, एक फैमिली बनी, लेकिन सेलिना गायब हो गई। यहाँ उसकी एब्सेंस हैवी लगती है। क्या वो कहीं और है, या जिम एक और सर्वाइवर है जो लॉस के साथ जी रहा है? जो भी हो, जिम का नेक्स्ट मूव इम्पोर्टेंट है कि वो स्पाइक और जिमी इंक की मदद के लिए आगे बढ़ता है। और ये सिर्फ कैमियो नहीं है, बल्कि ये ब्रिज है ओरिजिनल फिल्म और न्यू ट्रायलॉजी के बीच। अब यहाँ दो बच्चे, जिम की बेटी और स्पाइक, सेम एज के लगते हैं। दो जनरेशंस, दो अलग एपोक्लिप्सेस अब एक दूसरे से टकराने वाले हैं।
I did feel fear. डॉक्टर केल्सन सर जिमी को बिट्रे क्यों करता है? दोस्तों, सर जिमी क्योस का एम्बॉडीमेंट है, एक कल्ट लीडर जो रिलीजन के पीछे ब्रुटैलिटी छुपाता है। और जब केल्सन उससे मिलता है, सीन डिस्टर्बिंगली काम होता है और जिमी कहता है वो डेविल है। यहाँ केल्सन तुरंत समझ जाता है ये सिर्फ एक मास्क है। अब पहले केल्सन साथ देने का नाटक करता है, डेविल बनने का ड्रामा सिर्फ जिंदा रहने के लिए और अपना रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए, एक कैलकुलेटेड कंप्रोमाइज। पर जब वो स्पाइक को देखता है सब कुछ टूट जाता है। यहाँ केल्सन समझ जाता है कि जिमी को सपोर्ट करना मतलब इनोसेंट्स की बलि देना, एक बच्चे की बलि। तब वो मना कर देता है। वो जानता है कि ये डिसीजन उसकी मौत बनेगा और वही होता है। एक मैसेकेयर, लगभग हर नेम्ड कैरेक्टर मारा जाता है। यहाँ केल्सन साइंटिस्ट के रूप में नहीं मरता, बल्कि वो डॉक्टर के रूप में मरता है। एक ऐसा आदमी जो मानता है कि कॉन्सेंट मैटर करता है, चाहे इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो। I think your name is Jimmy. कौन जिंदा बचता है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, यहाँ एंडिंग तक सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं। स्पाइक, न्यू ट्रायोलॉजी का मोरल सेंटर, जिमी इंक जो अपनी असली पहचान वापस पाती है, सैमसन क्योर्ड और अकेला। यहाँ स्पाइक पूरी फिल्म में सिर्फ 2 बार नाइफ उठाता है। वो ना अपने फादर जेमी जैसा बनता है, ना सर जिमी जैसा। केल्सन की टीचिंग्स उसे बचाती है। यहाँ स्पाइक की एम्पैथी जिमी इंक को रिडीम करती है और शायद एक दिन पूरी दुनिया को भी। अब सैमसन सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है, एक क्योर्ड अल्फा, बिना गाइडेंस के होप भी और डेंजर भी। आगे क्या? फ्रेंचाइजी का फ्यूचर। दोस्तों, 3rd फिल्म कंफर्म हो चुकी है और पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। केल्सन एक क्योर की रेस, सैमसन का सिंबल बनना या थ्रेट, जिम का एक और डार्कर वर्ल्ड का सामना, स्पाइक पर ह्यूमैनिटी रिबिल्ड करने का बर्डन और एक लूज थ्रेड, वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कल्ट से बच निकली। लाइफ अभी भी चल रही है। What do they see? द बोन टेम्पल का असली मीनिंग। दोस्तों, ये फिल्म इन्फेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये चॉइस के बारे में है। जहाँ ब्रुटैलिटी इजी है, केल्सन कंपेशन चूज करता है। जहाँ सर्वाइवल क्रुएल्टी मांगता है, स्पाइक एम्पैथी चूज करता है। जहाँ मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, ह्यूमैनिटी मरने से मना कर देती है। तो 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल एक रेडिकल बात करता है कि एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर बनना जरूरी नहीं, और शायद ये आइडिया ही सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। This is a memorial to the dead.